हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं +1 फिज़िक्स के अंदर सेकंड बुक में फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। चलिए जी, तो यहाँ से हमारी +1 फिज़िक्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। तो बेसिकली आज हमें क्या पढ़ना है, बल्क मैटर। तो जो मैटर है, मैटर में हमें दो तरह की चीज़ें पढ़नी है। वन इज़ सॉलिड्स, जिनकी एक डेफिनेट शेप एंड साइज़ होती है, एंड अदर वन इज़ फ्लूइड्स, जो फ्लो करते हैं। तो फ्लूइड्स कौन से होते हैं, विच फ्लोस, जो फ्लो करते हैं। फ्लो दो चीज़ें करती हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस। गैसेस के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी आती है एंड फिजिक्स में भी आती है। तो आगे जाके हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे गैसेस के बारे में। लिक्विड्स, तो लिक्विड्स फर्दर दो कैटेगरी में होगा, हाइड्रोस्टैटिक्स, रुके हुए पानी के बारे में, या रुके हुए लिक्विड्स के बारे में हाइड्रोस्टैटिक्स। रुका हुआ लिक्विड, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ढेर सारी। तो जैसे कि पास्कल लॉ पढ़ेंगे हम इसके अंदर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, एंड सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, कैपिलैरिटी पढ़ेंगे। तो पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड और भी बहुत कुछ हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर। एंड फिर पढ़ेंगे चलता हुआ लिक्विड, यानी कि हाइड्रोडायनामिक्स। चलते हुए लिक्विड के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हाइड्रोडायनामिक्स के अंदर। इसमें सबसे मेन चीज़ होगी बर्नौलिस प्रिंसिपल, और भी उसकी ढेर सारी एप्लीकेशन। बर्नौलिस प्रिंसिपल, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, तो फ्लूइड्स हम आगे जाके आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आज मेन हमारा जो चैप्टर है सॉलिड्स है, जिसकी एक डेफिनेट शेप एंड साइज होती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज ही के टॉपिक में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स क्या होती हैं। देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें हम हुक्स लॉ पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट हुक्स लॉ। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड, खिंची हुई वायर में भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और वो कितनी होती है उसका एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे। चलिए जी, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं सॉलिड्स। फ्लूइड्स हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स के अंदर फर्दर दो कैटेगरी होगी, रुके हुए लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे, चलते हुए लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे डायनामिक्स में। फिर गैसेस के बारे में पढ़ेंगे हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। फिलहाल आज हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड्स। चलिए जी, तो सॉलिड्स में सबसे पहले हमें दो तरह की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। इलास्टिक बॉडीज़ कौन सी होती है, प्लास्टिक बॉडी कौन सी होती है। मान लेते हैं एक सॉलिड वायर है। तो वायर कैसी कैटेगरी है, सॉलिड। ये यहाँ सीलिंग के साथ इस तरह से अटैच थी। फिर मैंने क्या किया, इस वायर पे ना नीचे की तरफ फोर्स लगाया, उसको कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो वायर के नीचे मैंने फोर्स लगाया तो वायर को खींच दिया। ठीक, तो मैंने क्या लगाई थी, एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई थी, जो इसकी शेप को चेंज करना चाहता है, इसके साइज को चेंज करना चाहता है। तो मैंने बाहर से एक डिफॉर्मिंग फोर्स कह लो या एक्सटर्नल फोर्स कह लो, मैंने लगाया। ठीक, तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसको खींचा। जैसे वायर की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L, मैंने इसको डेल्टा L लेंथ से खींच दिया, वायर को फोर्स लगाया इसकी शेप चेंज करने के लिए। तो वायर थोड़ी स्ट्रेच हो गई और डेल्टा L लेंथ से खिंच गई। फिर मैंने क्या किया, थोड़ी देर बाद डिफॉर्मिंग फोर्स हटा ली, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी, अप्लाई करनी बंद कर दी। तो अगर ये वायर अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है, वापस से खिंची हुई चीज़ को मैंने छोड़ दिया, तो वापस से अगर इसने अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर ली, तो ये बॉडी कैसी बॉडी है, इलास्टिक बॉडी है, इलास्टिक बॉडी। एंड
अगर खींचने के बाद जब छोड़ा और ये वापस अपनी शेप पे नहीं आई बल्कि इसने वही शेप अटेन कर ली जहाँ तक मैंने इसको खींचा था, वहीं रुक जाती है अगर, तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है L प्लस डेल्टा L से। तो ऐसी बॉडी कौन सी होती है? प्लास्टिक बॉडी। जो अपनी शेप को रीगेन कर लेती है वो इलास्टिक बॉडी, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद। एंड अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो बॉडी वही शेप अटेन करके रखती है तो उस बॉडी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी। वो प्लास्टिक है। ठीक, तो थोड़ा सा तो आपको इंट्रोडक्शन मिल गई, थोड़ा सा आइडिया लग गया कि इलास्टिक बॉडीज कौन सी होती है। जिस बॉडी पे स्ट्रेच किया, फोर्स लगाया, छोड़ा, वापस रीगेन कर लेती है अपनी ओरिजिनल शेप, तो वो इलास्टिक बॉडी हो गई। एंड जो नहीं कर पाती वो कौन सी बॉडी है? प्लास्टिक बॉडी। ठीक, तो इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी आपने देख लिया। चलिए आइए डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन अप्लाइड फोर्स, जो बाहर से फोर्स लगाया उसको हटा लिया, अगर उसने अपनी शेप रीगेन कर ली, ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक बॉडी। ठीक, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कौन सी होती है? A body is said to be perfectly elastic if it returns back completely to its original size on removing the external force। ठीक, तो इलास्टिसिटी क्या प्रॉपर्टी थी? एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपनी दोबारा से शेप जो है, ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेता है अगर हम बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लें, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कौन सी होती है? जो ऐसा करती है कि डिफॉर्मिंग फोर्स हमने हटाया, अपनी प्रॉपर शेप उसने 100% रीगेन कर ली, तो उसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक, चलिए जी, तो इलास्टिक लिमिट क्या होगी? अभी एक बार फिर से देखते हैं। अच्छा, इलास्टिक लिमिट क्या है? अब इट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म कंप्लीटली, एंड बियॉन्ड विच इफ इट डिफॉर्मिंग फोर्स इज इंक्रीज्ड the body loses its property of elasticity and gets permanently deformed। मतलब आइए देखिए अब ध्यान से, मान लेते हैं ये एक बॉडी थी, इसकी लेंथ है 1 मीटर। अब अगर मैं इसको खींचता हूँ, छोड़ता हूँ, तो ये वापस आ जाती है। अच्छा, मैं ये यहाँ तक मान लेते हैं, इसको खींचा मैंने, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, इसको खींचा। मान लेते हैं इसकी ना जो ये लिमिट है ये है 0.5 और, मतलब 1.5 टोटल लेंथ। 1 से लेके अगर आप 1.5 मीटर तक टोटल खींचते हो, उस दौरान बीच में कभी भी छोड़ देते हो तो ये वापस आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा ही खींच देते हो, 1.5 से भी ज़्यादा खींच देते हो कहीं पे ले जाके, और फिर उसको छोड़ते हो, ठीक, फिर उसको छोड़ते हो, तो फिर वो वापस नहीं आ पाती, वो वहीं रुक जाती है, मतलब वो प्लास्टिक करैक्टर अटेन कर लेता है। एक ही बॉडी इलास्टिक, थोड़ी देर के लिए इलास्टिक बिहेव करेगी, यहाँ तक वो इलास्टिक बिहेव कर रही है। मान लेते हैं 1 से लेके 1.5 उसकी रेंज है। 1.5 से पहले कभी भी छोड़ोगे तो वो वापस चली जाती है अपनी ओरिजिनल शेप पे, ओरिजिनल शेप वो अटेन कर लेती है। अगर आप 1.5 मीटर से भी ज़्यादा खींचोगे, बड़ा करोगे, तो वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अब अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो वो वापस नहीं आएगा, वो वहीं रह जाएगा, तो वो प्लास्टिक करैक्टर अटेन कर लेगा। समझ गए? तो रेंज क्या आई? रेंज, इलास्टिक लिमिट क्या आई? 1 से लेके 1.5 ये इलास्टिक लिमिट है। इस इलास्टिक लिमिट में अगर आप खींच के छोड़ोगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा। इसे क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा खींचोगे अगर, फिर छोड़ोगे, तो वो वहीं रुक जाएगा, वो वापस नहीं जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप पे नहीं जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? तब वो प्लास्टिक करैक्टर अटेन कर लेता है। ठीक, तो प्लास्टिक बॉडी कौन सी है? हमने स्टार्टिंग में देखा, इफ़ अ बॉडी रिमेन्स इन द डिफॉर्म्ड शेप, खींची हुई शेप में ही रह जाता है, वापस नहीं जाता, डज नॉट इवन पार्शियली रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी। ठीक है जी, आप इंट्रोडक्शन तो समझ गए। आगे बढ़ते हैं अब। स्ट्रेस, यहाँ से ये मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। तो एक बॉडी में स्ट्रेस कब आता है? जब उसे आप खींचते हो।
तो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, बस यहां से स्ट्रेस आना स्टार्ट होता है। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी, then at each cross section of the body an internal restoring force is developed which tends to restore the body back to its original position। ठीक, तो the internal restoring force per unit area is known as stress। मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं, ध्यान से देखना। तो मान लेते हैं ये कोई थी ओरिजिनल बॉडी, ठीक, इस पे आपने लगाई फोर्स इसको लंबा करने के लिए, इसका साइज बढ़ाने के लिए, ठीक। तो ओरिजिनल इसकी लेंथ कितनी थी, L, कितने से खींच दिया, बाहर से आपने लगाई डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स कह लो या एक्सटर्नल फोर्स कह लो, ठीक। आपने इसकी लेंथ कितने से बढ़ा दी, डेल्टा L से इसको खींच दिया। अब जो इसको वापस लेके जाता है वो कौन सी फोर्स होती है, उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। वो अंदर ही अंदर डेवलप हो चुकी है। अगर ये इलास्टिक बॉडी है तो अंदर ही अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स आती है जो इसको वापस लेके जाती है, रीस्टोरिंग फोर्स आती है जो इसको वापस लेके जाती है। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस को हम इससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। स्ट्रेस क्या होता है जी, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, जिस एरिया पे रीस्टोरिंग फोर्स लगी है डिवाइडेड बाय वो एरिया। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। तो किस एरिया पे लगी थी, ध्यान से देखो ग्रीन पेन से। तो वायर क्या, ये जो नीचे क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये एरिया हो गया। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, ठीक है जी। तो इंटरनल, फिर दोबारा डेफिनेशन पढ़ो, द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी इज नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं हम, सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब हम तरह तरह का स्ट्रेस पढ़ेंगे। तो बाहर जो खींच के लेके जाती है उसको कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, एंड जो उसको वापस लेके आती है वो कौन सी फोर्स होती है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो इंटरनल है ना, बाहर से जो लगती है वो कौन सी फोर्स होती है, एक्सटर्नल। और जो अंदर उसको वापस लेके आती है उसको क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स या इंटरनल फोर्स, जो उसको अंदर की तरफ वापस लेके आएगी, उसकी खुद की बॉडी की लगी है। तो दी रीस्टोरिंग इंटरनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नोन एज स्ट्रेस, ठीक। अच्छा, अब दो तरह की बॉडीज पढ़ी हमने, इलास्टिक एंड प्लास्टिक। इलास्टिक बॉडीज कौन सी होती है, जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ही लगती है बराबर जितनी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी। तभी हम जितना बाहर खींच के लेके जाते हैं वो सारा, अगर इलास्टिक बॉडी है तो वो उसको वापस ले आती है ना, वापस ले आती है पूरी की पूरी। तो यानी कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो बराबर होती है एक्सटर्नल फोर्स के। तो यानी कि फॉर इलास्टिक बॉडीज, तो इलास्टिक बॉडीज में या परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज में आप ये बात कह सकते हो कि जो अंदर की इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है जो उसको रीस्टोर कराती है वो लगभग बराबर होती है बाहर की एक्सटर्नल फोर्स कह लो या डिफॉर्मिंग फोर्स जो उसकी शेप को चेंज करना चाहता था, ठीक। वैसे तो स्ट्रेस का हमेशा फॉर्मूला क्या रहेगा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन इलास्टिक बॉडीज में आप स्ट्रेस का फॉर्मूला ये भी कह सकते हो कि डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये भी स्ट्रेस बन गई। वैसे स्ट्रेस का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन अगर इलास्टिक बॉडी है तो इलास्टिसिटी में क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स बराबर होता है एक्सटर्नल फोर्स के। तो हम ये भी कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है, स्ट्रेस हमारी इस साल की दूसरी टेंसर क्वांटिटी है। पहली कौन सी थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरी कौन सी है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज टेंसर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या रहेंगी, देखो फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल भी बोलते हैं, तो एसआई यूनिट पास्कल बोल लो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल लो। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और चलिए जी, 1 न्यूटन में कितने डाइंस होते थे, याद है आपको, 10 डाइंस, नहीं 10⁵ 5 डाइंस। 1 न्यूटन में कितने डाइंस, 10⁵ 5,
नीचे है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो सेंटीमीटर आ गया, फिर 1 मीटर और है तो यानी 100 से फिर मल्टीप्लाई करा ताकि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली 2240 से ऊपर की 50 कट हुई तो 10 बच गया। तो यानी कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट है। CGS में क्या हो जाता है 10 डाइन्स ओवर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये CGS यूनिट है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल का ये रिलेशन आ गया। ठीक, अब अगर बात करें डायमेंशनल फार्मूला की, स्ट्रेस की डायमेंशनल फार्मूला, तो क्या है जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, यूनिट्स क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन याद है आपको क्या होता था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड नीचे 1 मीटर स्क्वायर और है तो मीटर से मीटर कट, तो केजी ऊपर है नीचे है मीटर एंड सेकंड स्क्वायर की डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगी, केजी के लिए m, नीचे l है तो -1, नीचे टाइम का स्क्वायर है इसलिए -2। ये हो गया जिसका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया ml-1 t-2। ठीक है जी, तो हमें स्ट्रेस पता लग गया क्या होता है। मेन फार्मूला तो यही रहेगा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इलास्टिक बॉडी के लिए डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया भी कह सकते हो, लेकिन प्लास्टिक के लिए नहीं कह सकते। हमेशा स्ट्रेस का फॉर्मूला यही रहेगा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितनी टाइप्स की है, 3 टाइप्स की हैं। पहली होती है जी लॉन्गिट्यूडनल कह लो या नॉर्मल स्ट्रेस कह लो। जब रीस्टोरिंग फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर होता है ना तो उसको नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। जो भी अभी तक हमने पढ़ी है वो नॉर्मल ही पढ़ी है। तो जब मान लेते हैं ये थी ओरिजिनल लेंथ, किसी वायर की ओरिजिनल लेंथ थी L, मैंने इसको खींचा एक डिफॉर्मिंग फोर्स से, तो ये डेल्टा L लेंथ से खिंच गई। क्यों? क्योंकि मैंने बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रखी थी, इसको खींच रखा था। तो जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा एक अंदर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स आएगी। तो रीस्टोरिंग फोर्स देखो एरिया के साथ कैसे है, परपेंडिकुलर है ना, तो बस यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसको क्या बोल देते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस का तो वही फॉर्मूला है जी, फोर्स अपॉन एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब अगर फोर्स एरिया के साथ परपेंडिकुलर हो तो उसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस। ये फर्दर 2 पार्ट्स में 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। आइए दोनों पढ़ते हैं बारी बारी। पहला है जी टेंसाइल स्ट्रेस, जो अभी अभी मैंने बनाया वो टेंसाइल ही था। मतलब ये है जी ओरिजिनल लेंथ, किसी बॉडी की ओरिजिनल लेंथ है L, इसको मैंने खींचा तो खींचने से क्या हुआ, इसकी लेंथ बढ़ गई। ठीक, डेल्टा L से। क्यों? क्योंकि मैंने बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था। तो अंदर की तरफ क्या आएगा, जो इसे वापस लेके जाना चाहेगा, रीस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। एरिया पे लगा, कैसे लगा, परपेंडिकुलर लगा। ठीक, अच्छा, तो ये कैसी स्ट्रेस है इसके अंदर, जब कोई स्ट्रेस आए है ना, जब कोई स्ट्रेस आए ड्यू टू, क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स उसको खींच रहा था, ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स लेंथ, तो कितने से लेंथ बढ़ गई, डेल्टा L से लेंथ बढ़ गई। उस टाइम पे जो अंदर की तरफ उसे खींचेगी वो कौन सी स्ट्रेस होएगी, टेंसाइल, खींची खींची स्ट्रेस होएगी, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस कब आती है, जब लेंथ बड़ी होती है। तो इफ द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स लेंथ देन इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक, फिर एक होती है जी स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आई वो कौन सी आई, टेंसाइल स्ट्रेस, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बट ये स्ट्रेस कौन सी कहलाएगी, एरिया के फोर्स परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल स्ट्रेस तो है ही है। नॉर्मल में 2 कैटेगरी है, एक है टेंसाइल, जब लेंथ बढ़ती है उस वजह से जो स्ट्रेस आती है वो आती है टेंसाइल स्ट्रेस। फिर एक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कौन सी होगी, मान लेते हैं ये थी ओरिजिनल वायर, लेंथ थी L, मैंने इसको दबा के छोटा कर दिया, तो मैंने इस पे फोर्स कौन सी लगा रखी थी, मैंने इस पे फोर्स लगा रखी थी एक्सटर्नल, बाहर से फोर्स लगा रखी थी, इसको कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। फिर दोबारा देखो इसका एरो थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं हम, डिफॉर्मिंग फोर्स।
तो मैंने इस वायर को दबा दिया। किस फोर्स से दबाया? बाहर से एक फोर्स लगाई थी, एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक, अब अगर मैं बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लूँगा तो अगर ये इलास्टिक बॉडी हुई तो ये अपनी शेप को रीगेन करेगा। कैसे करेगा? बाहर से, अंदर से एक फोर्स लगेगी, रीस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ। किस एरिया पे लग रही है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके परपेंडिकुलर है, तो उस एरिया के परपेंडिकुलर लग रही है, तो स्ट्रेस आएगी। कौन सी आएगी? कंप्रेस हो रखी है बॉडी, इस वजह से स्ट्रेस आएगी। वो स्ट्रेस कौन सी होगी? कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला वही है अभी भी, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। कौन सी स्ट्रेस है? क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स इसको दबाने की कोशिश कर रहा था, तो कौन सी स्ट्रेस आएगी? कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है जी, तो अभी तक हमने नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ी। वो क्या करना चाहती है? वो शेप चेंज करना चाहती है। शेप नहीं सॉरी, साइज चेंज करना चाहती है। छोटी लेंथ को बड़ा, बड़ी लेंथ को छोटा, तो साइज चेंज करना चाहती है। शेप तो वही रहेगी, वायर है तो वायर वाली शेप, सिलेंड्रिकल शेप ही रहेगी। तो साइज चेंज करना चाहती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है स्ट्रेस। हमने 3 टाइप की पढ़नी है, तो सेकंड टाइप की स्ट्रेस है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को प्रेशर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम फ्लूइड्स चैप्टर में पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर हमेशा फ्लूइड में लगता है। ठीक, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को प्रेशर भी बोल देते हैं। कैसे? तो मान लो एक वॉल्यूम है, ठीक, मान लो ये वॉल्यूम है V, फिर इस पे बाहर से इस तरह से फोर्स लग रहा है। कोई वॉल्यूम है, कोई स्फीयर है, कोई फुटबॉल है, तो फुटबॉल कैसी शेप में होती है? स्फेरिकल शेप में। ठीक, तो इस पे बाहर से फोर्स लगती जा रही है, इक्वल अमाउंट में हर जगह से फोर्स लग रही है। एरिया के कैसे लग रही है? परपेंडिकुलर लग रही है, जिस वजह से आपने इस फुटबॉल को दबा दिया। थोड़ी ही देर बाद क्या पता लगा? इस फुटबॉल ने ये शेप ले ली। ठीक, तो बाहर से आप कौन सी फोर्स लगा रहे हो? डिफॉर्मिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो। ओरिजिनल वॉल्यूम थी V, अब फुटबॉल गई दब। तो फुटबॉल जब दब गई तो क्या हुआ? अगर आपने बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिया तो एक अंदर से रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो इसको वापस लेके जाना चाहेगा ओरिजिनल शेप में। तो ये कौन सी फोर्स लगी? रीस्टोरिंग फोर्स लगी, ब्रैक वाली। एरिया के ऊपर लगी। ये स्फीयर का एरिया याद है आपको कितना होता था? 4πr²। तो वॉल्यूम को जो चेंज कर रही थी, तो यहाँ पे भी स्ट्रेस का सिंबल भी वही रहेगा, सिग्मा। फॉर्मूला भी वही रहेगा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बट ये स्ट्रेस क्यों आई थी? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगा था वो उसकी वॉल्यूम को चेंज करना चाहता है, इसीलिए स्ट्रेस को हम क्या बोल देते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक, तो इफ द इक्वल नॉर्मल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल ओवर इट्स सरफेस देन वॉल्यूम चेंजेस, है ना। वॉल्यूम चेंज करना चाहती है तो डेल्टा V से वॉल्यूम चेंज हो गई थी। पहले डेल्टा L से लेंथ चेंज हुई थी लॉन्गिट्यूडनल में, इस बार डेल्टा V से वॉल्यूम चेंज हो रही है। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो वापस लेके आएगी, अगर ये इलास्टिक बॉडी है तो वापस जैसे मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा तो रीस्टोरिंग फोर्स उसको उसकी ओरिजिनल शेप तक लेके जाएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो क्या करना चाहती है? नोट में पढ़ो, इट टेंड्स टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बाहर से जो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रही है वो इसकी शेप नहीं चेंज करना चाहता, वॉल्यूम चेंज करना चाहता है। पहले बड़ा स्फीयर था, दबा दिया तो हम छोटा स्फीयर बना देना चाहते हैं। ठीक, तो वो वॉल्यूम को चेंज करना चाहते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को ही प्रेशर भी बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को प्रेशर भी बोलते हैं। तो प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम P भी बोल देते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है shear स्ट्रेस। ये ध्यान से देखना, सबसे पहले था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फोर्स एरिया पे परपेंडिकुलर लगा था, साइज को चेंज करना चाहता था। फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, फोर्स एरिया के फिर से परपेंडिकुलर लगा था लेकिन वॉल्यूम चेंज करना चाहता था। इस बार फोर्स जो है एरिया के टेंजेंट पे लगेगा, टेंजेंशियल। बड़े ध्यान से समझना मेरी बात। मान लो ये है कोई बॉडी, क्यूबिकल या क्यूबॉइडल शेप में है।
अब मैंने क्या करा, नीचे वाला फेस तो कर दिया फिक्स, नीचे से ये कहीं मूव नहीं करेगा, नीचे वाला फेस है फिक्स्ड। ऊपर वाले फेस पे मैंने फोर्स लगाई कुछ इस तरह से, सिर्फ ऊपर वाले फोर्स पे टेंजेंशियली फोर्स लगाई, इमेजिन करते चलना, ऊपर वाले फोर्स पे टेंजेंशियली फोर्स लगाई, उससे उसकी शेप होगी चेंज। अभी तक तो क्यूब है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद देखना, इमेजिन करो ऊपर वाला फेस थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, इमेजिन करो जैसे कुछ ऐसी ऐसी शेप आ रही है, सिर्फ वो टेढ़ा हो गया, ऊपर वाला फेस टेढ़ा हो गया, कितने से आगे पुश हो गया, एक्स लेंथ से पुश हो गया, ठीक, एक्स लेंथ से पुश हो गया। ओरिजिनल उसकी लेंथ कितनी थी, एल थी, क्यूब था, क्यूब की हर एक साइड सेम होती है, तो समझ रहे हो आप, इमेजिन कर पा रहे हो, पहले एक क्यूब सीधा है, फिर जैसे आपने फोर्स लगाई ऊपर वाले फेस पे, ऊपर वाली प्लेट पे, उस प्लेट का एरिया कितना था, उस प्लेट का एरिया था ए, एरिया पे आपने फोर्स लगाई, उसको ऊपर वाले फेस को पूरी शेप को टेढ़ा कर दिया उसने, है ना, तो टेंजेंशियल फोर्स लगा। तो अब आप जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लोगे तो अंदर की तरफ वापस लेके आएगा, कौन सा फोर्स लेके आएगा उसको वापस, रीस्टोरिंग फोर्स। अगर ये इलास्टिक बॉडी हुई तो परफेक्ट उसको रीस्टोर करवा के वही शेप अटेन करवा लेगा। तो स्ट्रेस कौन सी आएगी, शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेस का सिंबल वही है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसी ए एरिया के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी जो उसको वापस लेके आना चाहेगी। तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स एरिया के साथ टेंजेंशियल लगे, टेंजेंट पे लगे, टेंजेंशियल टू दी एरिया, तब जो स्ट्रेस डेवलप्ड होगी उसको क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस क्या होते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज शेयर स्ट्रेस। पहले शेप थी क्यूब, अब एकदम से जैसी डिफॉर्मिंग फोर्स लगी वो टेढ़ा सा हो गया, कुछ और ही शेप बन गई, उस शेप को नहीं हम जानते। तो इट्स चेंज, क्या करती है शेयर स्ट्रेस, इट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस साइज को चेंज कर रही थी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वॉल्यूम को चेंज कर रही थी, शेयर स्ट्रेस शेप को चेंज करना चाहती है। ठीक है जी, वही है सब कुछ, यूनिट्स वही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन वही है, सब कुछ वही है, खाली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को आप प्रेशर भी बोलते थे। आगे बढ़ते हैं, 3 टाइप की स्ट्रेस पड़ी, corresponding to 3 types of stress. Now we have to study 3 types of strain. तो अब 3 तरह का स्ट्रेन पढ़ेंगे, स्ट्रेन। चलिए देखते हैं अब, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से जो फोर्स लगता है, डायमेंशन बॉडी की कुछ तो चेंज हो ही जाती है, तो हम कहते हैं उसके ऊपर स्ट्रेन पड़ रहा है। समझो, बाहर से फोर्स लगा तो स्ट्रेस आया, है ना, स्ट्रेस की वजह से अब कुछ ना कुछ स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन, अभी हम 3 तरह का स्ट्रेस पढ़ चुके हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, नाउ वी हैव टू स्टडी 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो 3 टाइप का स्ट्रेन पढ़ेंगे। स्ट्रेन का बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है, एक बारी देख लो फिर हम समझेंगे। चेंज ऑफ डायमेंशन, कुछ तो बॉडी की डायमेंशन चेंज होती ही है, चेंज ऑफ डायमेंशन ओवर जो ओरिजिनल डायमेंशन थी, चेंज ऑफ डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन को स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन बेसिकली क्या है, एक रेशो ही तो है। तो स्ट्रेन क्या है, यूनिटलेस, ना तो इसकी कोई यूनिट आएगी, यूनिटलेस डायमेंशनलेस रेशो। याद है आपको, यूनिट एंड डायमेंशन में भी हम स्ट्रेन के बारे में पढ़ चुके थे। तो ये एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस रेशो आएगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, m0 l0 t0, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा, कोई यूनिट नहीं है, जस्ट एक नंबर आएगा। तो इट इज़ जस्ट अ नंबर, इट इज़ जस्ट अ नंबर, तो ये जस्ट एक नंबर आएगा। ठीक, तो 3 टाइप की स्ट्रेन पढ़ते हैं जी। सबसे पहले है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब मेरी बात आप बड़े ध्यान से सुनना, कैसे है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अभी हम क्लियर कर लेते हैं। मान लेते हैं एक थी वायर, सिलेंड्रिकल शेप की ये वायर थी, इसकी टोटल लेंथ थी L। मैंने इसको खींचा,
कैसे खींचा जी? डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के खींचा। तो इसको खींच रखा था मैंने एक्सटर्नल, बाहर से फोर्स लगा के या डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के। ठीक है, खिंच भी गई, बड़ी हो गई। अब अगर ये इलास्टिक बॉडी है, कोई भी बॉडी 100% इलास्टिक कभी नहीं होती, कोई भी बॉडी 100% प्लास्टिक भी नहीं होती। अगर ये इलास्टिक बॉडी है तो मैं बाहर से जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा तो अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी जो इसको लगभग वापस ले आएगी, लगभग। ठीक, तो इसको वापस ले भी आई। लेकिन ये देखो कितनी, ये हल्का सा गैप रह गया। स्टार्टिंग में जो लेंथ थी वो थी एल, अब जो लेंथ होगी फाइनल वो आई डेल्टा एल। तो मतलब बॉडी में हल्का सा तो स्ट्रेच आ ही गया। तो ओरिजिनल जो लेंथ थी वो थी एल, अब जो फाइनल, ठीक, बॉडी वापस आ गई, रीस्टोरिंग फोर्स लगा था एरिया के ऊपर जो कि उसको वापस ले आया। तो स्ट्रेस आया था, स्ट्रेस कितना था? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस आया तो बॉडी वापस आ गई, आई काफ़ी हद तक वापस आ गई। तो इलास्टिक बॉडी है, 100% नहीं आई, समझो 99% वापस आ गई। तो कुछ स्ट्रेन रह गया, कुछ तो उसकी लेंथ बढ़ ही गई। तो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? एल। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? एल। बॉडी वापस आई बट 100% नहीं आई, थोड़ी सी कमी रह गई। अब कितनी है लेंथ? एल प्लस डेल्टा एल। तो स्ट्रेन क्या होता है? तो यहाँ पे आएगा जी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या नॉर्मल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ। फॉर्मूला क्या था? चेंज इन डायमेंशन। तो इस बार कौन सी डायमेंशन चेंज हुई है? लेंथ। तो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। कितने का चेंज आया? डेल्टा एल का। ओरिजिनल कितनी थी? एल। तो इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ये बना जी, कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, तो ये फॉर्मूला बना। ठीक, अब आप समझ गए कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड टाइप की स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चलो देखते हैं। तो एक टोटल वॉल्यूम थी V, बाहर से फोर्स लगा था। ये कौन सी फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है या डिफॉर्मिंग फोर्स है जो कि उसकी वॉल्यूम को चेंज करना चाहता था। ठीक, तो ये थी एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स। तो उसने चेंज कर भी दिया, वो इस शेप तक ले आया उसको, तो यहाँ पे ले आया। अब मैंने क्या करा? डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी, बाहर से जो फोर्स लगी थी वो हटा दी। तो जैसे ही बाहर से फोर्स हटाई, अब क्या हुआ? एक रीस्टोरिंग फोर्स अब उसको ओरिजिनल शेप तक लेके जाना चाहेगा। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम क्या बोलते थे? स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जिसे प्रेशर भी बोलते हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगी यानी प्रेशर आया, तो वो उसको बाहर लेके जाएगा। ले भी गया बाहर। कितना बाहर लेके गया? बस अगर इलास्टिक बॉडी थी तो इतना बाहर ले आया, 99% तक बाहर ले आया, बट 100% तो अभी भी नहीं ला पाया। अब उसकी परमानेंट शेप ये रहेगी। ठीक, परमानेंट शेप ये रहेगी। तो कितने का नेट अभी भी चेंज आ गया? डेल्टा वी से चेंज आ गया। डेल्टा वी का क्या आ गया? इसमें चेंज आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कि भाई चेंज कितने का रह गया? डेल्टा वी का। ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी थी स्टार्टिंग में? रेड वाली देखो, ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी थी? वी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। अच्छा, ये चेंज कैसा है? ये चेंज कैसा है इस बार? फाइनल वॉल्यूम मान लो वी डैश रहेगी। ठीक, तो डेल्टा वी हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल रहेगी कम, माइनस ज़्यादा थी पहले, तो यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो देयरफॉर कभी कभी ये डेल्टा वी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हम बाहर की तरफ खींचेंगे, बड़ा करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। अभी तो कंप्रेस कर रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स उसको कंप्रेस करना चाहती थी, कर भी दिया थोड़ा सा। तो कभी एक्सपैंड भी करेगी, कभी कंप्रेस करेगी। तो यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा वी बाई वी कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। तो डेल्टा वी ऊपर वाला नेगेटिव भी हो सकता है।
ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूलाज किसके हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के हैं, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है जी, चेंज इन वॉल्यूम, कितने का चेंज आया सारा प्रोसेस होने के बाद, एंड ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी हम लेके चले थे स्टार्टिंग में, इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है थर्ड टाइप की स्ट्रेन। अगर शेयर स्ट्रेस था तो लास्ट है शेयर स्ट्रेन। ध्यान से समझना, ये भी बड़ा अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको शेयर स्ट्रेस समझाने के लिए क्यूब लिया था, बड़े अच्छे से इमेजिन करना है। ये था उसका क्यूब का टॉप का एरिया ए, नीचे वाली साइड मैंने कर दी थी इसकी फिक्स, क्यूब पे लगाया बाहर से एक फोर्स, इसको क्या बोल दिया था, डिफॉर्मिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा हुआ लाइक दिस। तो ये वाला एंड यहाँ पहुँच गया, इतने से आगे बढ़ गया, ये ऊपर वाला एंड यहाँ पहुँच गया, इतने से आगे बढ़ गया। तो अब ये नई शेप आ गई कुछ इस तरह से। इसी तरह आगे वाला एंड थोड़ा और आगे बढ़ गया, आगे वाले एंड थोड़े और आगे बढ़ गए, तो ये शेप आ गई कुछ इस तरह से। नीचे वाली प्लेट फिक्स रही, ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा ये आगे की तरफ बढ़ गया, शेप होगी चेंज। तो कितने से लेंथ आगे बढ़ गई, एक्स से। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ग्रीन पेन ध्यान से देखना, ग्रीन पेन। तो ओरिजिनल लेंथ थी ये, ओरिजिनल लेंथ थी ये एल। ये अब थोड़ी इस तरह से टेढ़ी हो गई, ये देखो ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, बढ़ गई लेंथ। पहले समझो एक परपेंडिकुलर था, अब ये बन गई हाइपोटेन्यूज। तो थोड़ा तो स्ट्रेच आया ना, कितने का स्ट्रेच आया, देखो ध्यान से एरो, कितने का स्ट्रेच आया, एक्स का स्ट्रेच आ गया, एक्स से आगे बढ़ गई। तो स्ट्रेन क्या होता है इस बार, शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। शेयर स्ट्रेन क्या आया, चेंज इन लेंथ एक्स से ओवर ओरिजिनल लेंथ कितनी थी एल, इसको कहते हैं शेयर स्ट्रेन। एक्स अपॉन एल, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ठीक, शेयर स्ट्रेन को, अच्छा अब ध्यान से देखें, अगर थोड़ी देर के लिए एक्स अपॉन एल को यहाँ पे अगर मैं कह दूँ इस राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा, है ना, थीटा कह दें अगर तो इसको क्या बोल सकते हैं, टैन थीटा भी तो बोल सकते हैं। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। फॉर स्मॉल एंगल्स, ट्रिग्नो में हम +2 की फिजिक्स में भी बहुत पढ़ेंगे, फॉर स्मॉल एंगल्स, हो सकता है आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, छोटे एंगल्स के लिए कभी भी टैन थीटा को लगभग अप्रॉक्सीमेटली थीटा भी लिख सकते हैं। छोटे एंगल्स, बहुत छोटे एंगल्स के लिए टैन थीटा लगभग अप्रॉक्सीमेटली थीटा ही होता है। तो यानी कि शेयर स्ट्रेन को आज के बाद हम थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। शेयर स्ट्रेन या थीटा कितना होता है, एक्स अपॉन एल। तो ये है शेयर स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है CTM, जहाँ पे भी जितने भी बॉक्सेस आज मैंने डाले हैं सब पे CTM आप अपने आप लिख लोगे, कमिट टू मेमोरी CTM। तो ये है जी शेयर स्ट्रेन। ठीक है जी, तो 3 टाइप का स्ट्रेस पड़ा, 3 टाइप की हमने स्ट्रेन पढ़ी। स्ट्रेस क्यों आता था, लोड की वजह से। बाहर से अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, तो अंदर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स आती है इलास्टिक बॉडीज में। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेन आता है खिंचाव की वजह से। जब भी खिंचाव पड़ेगा कुछ कमी रह जाएगी, इलास्टिक बॉडी 100% इलास्टिक नहीं होती, 99% भी अगर है तो वो वापस आएगी, 99% वापस आएगी। कुछ हल्का सा खिंचाव, कुछ हल्की सी एक्सटेंशन अभी भी रह गई, तो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ें आज हमने पढ़ी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अभी ये चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, अभी आगे भी पढ़ेंगे क्लासेस। नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ प्रेशर के बारे में बहुत पढ़ेंगे। स्ट्रेस सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है, सॉलिड्स में हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स पढ़ेंगे। यही स्ट्रेस लिक्विड्स में जाके प्रेशर बन जाता है, वहाँ हम प्रेशर पढ़ेंगे। आज भी हम स्ट्रेस का यही बेसिक फॉर्मूला देखें तो फोर्स अपॉन एरिया ही है, एक तरह से फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर भी होता है। तो स्ट्रेस और प्रेशर में फॉर्मूला बेशक सेम है, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन
बहुत ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ ये डिफरेंट डिफरेंट है। याद है ग्रेविटेशन में भी आया था, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक मतलब फॉर्मूला वाइज सेम थी, ई वेक्टर एंड जी वेक्टर, लेकिन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज थी। वर्क एंड टॉर्क भी, डायमेंशन एंड यूनिट सेम होती है बट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है। इसी तरह प्रेशर एंड स्ट्रेस, फॉर्मूला सेम रहेगा बट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है। कई बार आपको मतलब जनरल नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए स्ट्रेस एंड प्रेशर में क्या क्या डिफरेंस है। प्रेशर विल ऑलवेज बी नॉर्मल, प्रेशर हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर लगता है, लेकिन स्ट्रेस आज हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल भी लग सकती है, वॉल्यूमेट्रिक भी लग सकती है, टेंजेंशियल भी लग सकती है, सरफेस के टेंजेंट पे भी लग जाती है स्ट्रेस। ठीक, पहला डिफरेंस। प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव है, चीज़ को दबाता ही दबाता है। स्ट्रेस दबा भी सकता है, खींच भी सकता है, टेंसाइल भी होती है, कंप्रेसिव भी होती है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है, आज हमने देखा। मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, प्लेन ऑफ एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए कोई प्लेन भी चाहिए। पहली टेंसर क्वांटिटी क्या पढ़ी थी हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरी आज पढ़ रहे हैं स्ट्रेस। प्रेशर इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रेस, तो प्रेशर कुछ नहीं है, एक स्ट्रेस में ही तो आया था, एक जगह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को मैंने प्रेशर बोल दिया था, बाकी किसी जगह नहीं बोला था। तो इसीलिए प्रेशर जो है एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रेस ही है, जो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को चेंज करना चाहता है, शेप एंड साइज को चेंज करना नहीं चाहता। ठीक, तो प्रेशर बेसिकली कुछ नहीं है, स्ट्रेस की ही एक काइंड है, एक टाइप है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन। हुक्स लॉ पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज की क्लास अच्छे से नोट डाउन करनी है, समझनी है, बार बार, एक बार, दो बार देखनी है और कॉपी पे लिख के उसको 2-3 बारी पढ़ देना है बस। ठीक, नेक्स्ट क्लास से पहले ये काम आपको करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू।